नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पूरी कौम हमारी अफवाज की बहादुरी को सलाम पेश करती है। सुइंदू अधिकारी के पीए का कत्ल, शुमाली परगना जिले के वस्ती इलाके में गाड़ी में कर रहे थे सफर। आसाम में 12 मई को होगी नई हुकूमत की हल्फ-बर्तारी, पीएम मोदी की शिरकत का भी इम्कान। तमिलनाडु में इख्तिदार की खींचातानी, विजय की दूसरी कोशिश भी गवर्नर के 118 के निशाने पर अटक गई, कांग्रेस ने की मजम्मत। ममता की पार्टी में इख्तिलाफात और अंदरूनी तकसीम की क़यास आ रही हैं शुरू, पार्टी के अहम मीटिंग में 9 से 10 अरकान असम्बली गायब। कौमी तराने वंदे मातरम की तौहीन करने वालों के लिए बुरी खबर, जेल की होगी सजा, मरकजी काबीना ने कानून में तरमीम की दी है मंजूरी। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के पुख्ता रद्दमल और कौमी सलामती के तई गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम हमारी अफवाज की बहादुरी को सलाम पेश करती है। इन्होंने इन अनासिर को मुँह तोड़ जवाब दिया जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह हिंदुस्तानियों पर हमला करने की जुर्रत की थी। इन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि आज 1 साल बाद भी हिंदुस्तान दहशतगर्दी को शिकस्त देने और इसके मावी निज़ाम को तबाह करने के अपने इरादे पर पहले की तरह कायम है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल मुकम्मल होने पर फौज ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इख्तिताम नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। इस ऑपरेशन में हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए, हमें कामयाबी मिली, हमने दुश्मन को सबक सिखाया और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। How do you see Asim Munir rewarding himself for the loss in Operation Sindoor and promoting himself as Field Marshal? I'm Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, just a small comment from General Ghai. How do you see Asim Munir rewarding himself for the loss in Operation Sindoor and promoting himself as Field Marshal? About Field Marshal Munir promoting himself, well, what can I say? You know, that is for them to answer. We've looked at that process with some kind of inadvertently, their honors and awards list, which was out in the internet domain, told us that so many of those awards were given posthumously. So the numbers that they suffered on the line of control in the exchanges that followed, they lost more than 100 soldiers. That number is in excess of 100. 100 terrorists were what were killed in those 9 terrorist camps. So there was innumerable amount of damage which compelled them. And at the end of the day, if the Pakistanis were to make the same amount of investment in their battle fighting ability as much as they do in the narrative, I think they would have fared much better. So, that's advice that they could take.
मगरबी बंगाल में बीजेपी के अहम क़ायद सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को चारशंबे की रात कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सर, सीने और पीठ में गोलियों के जख्म आए जब वो 24 शुमाली परगना जिले के वस्ती इलाके में गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो नामालूम हमलावरों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए। हाल ही में होने वाले इंतखाबात में सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से कामयाबी हासिल की थी और ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी। वो वज़ीर-ए-आला की दौड़ में भी सफ़े अव्वल में हैं। ऐसे में उनके पीए का कत्ल मौजूए बहस बन गया है। सुवेंदु अधिकारी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट के मुबैना सर्द खून के कत्ल पर तृणमूल कांग्रेस पर शदीद हमला किया। इस वाक़े ने इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल में सियासी माहौल को तेज़ कर दिया है। सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि ये सियासी तशद्दुद और साजिश का मामला है, जबकि टीएमसी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। ये केस अब ज़ेर तफ्तीश है और इसने रियासत भर में एक बड़ी सियासी बहस छेड़ दी है। गोली किया है और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। काफी देर हो चुका है एडीजी सीआईडी के नेतृत्व में सीट गठन किया गया है। प्राइमरी रिपोर्ट कुछ मिल रहा है सर आपको? थोड़ी देर पहले हमारी डीजीपी साहब ने मुझे बताया, हम लोग खुलासा नहीं कर रहा है, वो लोग पत्रकार को बताएगा। वो बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है उन्होंने जो बताया। और जो मोटरसाइकिल को यूज किया, वो मोटरसाइकिल जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां से 4 किलोमीटर के अंदर था, वो भी वो लोग बरामद किया है। देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत आज बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृह मंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा। ये एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का, उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का काम करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है, 20 साल पहले बहुत खराब। आसाम में नई हुकूमत की तश्कील के लिए हल्फबर्दारी तकरीब का इनेकाद 12 मई को होगा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, बीजेपी और कई मरकजी वज़रा, हुक्मरान रियासतों के वज़ीराए आला और नायब वज़ीराए आला और सनती दुनिया के नुमाइंदे शामिल हो सकते हैं। रवि कोटा ने हल्फबर्दारी की तैयारियों से मुतालिक जानकारी देते हुए बताया कि सिक्योरिटी इंतजाम और हल्फबर्दारी के लिए आला सतही जायजा मीटिंग मुनक़िद हुई। तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात का नतीजा सामने आने के 3 दिन गुजर चुका है, लेकिन नई हुकूमत की तश्कील को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के एक दिन बाद आज एक बार फिर विजय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात करके लोक भवन पहुंचे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की हिमायत वाला खत गवर्नर को सौंपा था और हुकूमत साजी का दावा पेश किया था। हालांकि गवर्नर ने इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब जराये के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टीवी के चीफ विजय अक्सरे साबित होने के बाद ही हल्फ ले सकते हैं। Constitutional wisdom has no alternative but to call the single largest party in Tamil Nadu to form the government. There is no question about it. In fact, in law, in precedent, in tradition, in constitutional culture, in constitutional flavor. It has happened umpteen times in the past. Also, no other formation has even staked a claim. The shortage is barely 7-8 seats. Plus, the governor always will be stipulating that the floor of the house will prove the majority in 10-12 days. So what is the problem? This kind of destruction or dilution of constitutional norms and precedents is very, very condemnable. And I say so with great regret. It should have been done long ago. मेरे को इसमें कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक कानून, संवैधानिक लिखित जो पक्ष है, संविधान के पुराने प्रेसिडेंट्स
संविधान की संस्कृति, इन सब के अंतर्गत तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल बाध्य हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए तुरंत निमंत्रण दें। ये हम सब जानते हैं कि यही स्थापित संवैधानिक पोजीशन है और हम ये भी जानते हैं कि राज्यपाल जब ये करेंगे तो 10-12 दिन साथ साथ ऐड करेंगे कि उस समय सीमा में उनको अपनी बहुमत उनके विधायिका के फ्लोर में स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसमें किसी और पार्टी ने भी ये दावा करने की प्रयत्न भी नहीं किया है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि विलंब क्यों। मगरबी बंगाल में सियासी हालात गर्म हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वो हार भी जाएं तो वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगी। पहले इंतखाबी शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस दबाव में थी और अब खबर है कि ममता बनर्जी की एक अहम मीटिंग में 9 से 10 अरकान असम्बली शरीक नहीं हुए। टीएमसी के इस एमएलएस कामयाब हुए थे, लेकिन इस इजलास में सिर्फ 70 अरकान की शिरकत की इत्तला सामने आई है। यह इजलास रियासत में इख्तिदार खोने के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करने और पार्टी कारकुनों में पाई जाने वाली मायूसी को दूर करने के लिए बुलाया गया था। ताहम कुछ एमएलएस की गैर हाजिरी के बाद पार्टी में इख्तिलाफात और अंदरूनी तकसीम की क़यासारियाँ शुरू हो गई हैं। बीजेपी कायद राघव चड्ढा ने पंजाब के अमृतसर धमाके के वाक़े पर वज़ीर आला भगवंत मान के खिलाफ सख्त सवालात उठाए जाने के बाद एक सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। पंजाब में लाइन ऑर्डर की बदतरीन हालत की शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने भगवंत मान पर पाकिस्तान की हिमायत का इल्ज़ाम भी लगाया है। पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ। तो मैं सीधे तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं, और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि आईएसआई जब भी किसी वारदात को अंजाम देती है तो उसके बाद उससे किनारा कर लेती है और कहती है ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आज भगवंत मान साहब सीधे तौर पर आईएसआई का नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बात आईएसआई कहती है वही मान साहब कह रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। उसे मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों भगवंत मान साहब, ऐसी कौन सी वो कंपल्शंस हैं जिसके चलते उन्हें इन आतंकवादियों को और इस आईएसआई को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी पड़ी है, और सीधे तौर पर वे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बयान है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिसके चलते वो इस प्रकार के बयान देने के लिए मजबूर हैं। दूसरा विषय यह है कि पंजाब एक बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है। लगभग 550 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ पंजाब सूबे का लगता है, और इस वारदात को आप इसलिए भी गंभीरता से लीजिए क्योंकि पंजाब में ऐसा ब्लास्ट जो पिछले कुछ घंटों पहले देखा गया हुआ है कि 3, 4, 5 किलोमीटर दूर तक उस ब्लास्ट की आहट लोगों ने महसूस करी। और इस ब्लास्ट की लोकेशन, जैसे कि जलंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो एक ऐसी जगह हुआ जहां 3 जगह से वो जगह आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर से ढकी गई थी। एक ऐसी जगह जहां पर एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस कौमी तराने वंदे मातरम की तौहीन करने वालों को अब जेल की सजा दी जाएगी। मरकजी काबीना ने कानून में तरमीम की मंजूरी दी। तफसीलात के मुताबिक मरकजी काबीना ने एक अहम इजलास में फैसला किया है कि कौमी वक़ार की तौहीन की रोकथाम एक्ट 1971 में तरमीम करते हुए वंदे मातरम को भी इन्हीं क़वानीन के दायरे में शामिल किया जाए जो पहले से सिर्फ जनगणमन, कौमी परचम और आइन पर लागू थे। कानून के मुताबिक अब अगर कोई शख्स जानबूझकर वंदे मातरम की तौहीन करेगा या इसकी अदायगी में खलल डालेगा तो इसे मुजरिमाना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। इस जुर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जा सकती हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पूरी कौम हमारी अफवाज की बहादुरी को सलाम पेश करती है। सोइंदो अधिकारी के पीए का कत्ल, शुमाली परगना जिले के वस्ती इलाके में गाड़ी में कर रहे थे सफर। आसाम में 12 मई को होगी नई हुकूमत की हल्फ-पड़ताल, पीएम मोदी की शिरकत का भी इम्कान। तमिलनाडु में इख्तिदार की खींचातानी, विजय की दूसरी कोशिश भी गवर्नर के 118 के निशाने पर अटक गई, कांग्रेस ने की मजम्मत।
ममता की पार्टी में इख्तलाफात और अंदरूनी तकसीम की कयास आ रही हैं शुरू। पार्टी के अहम मीटिंग में 9 से 10 अरकान असम्बली गायब। कौमी तराने वंदे मातरम की तौहीन करने वालों के लिए बुरी खबर, जेल की होगी सजा। मरकजी काबीना ने कानून में तरमीम की दी है मंजूरी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।